लास्ट क्लास में हम लोग समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े थे, जिस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक, एक दो क्वेश्चन हमने बनाने के लिए दिए थे, उसको थोड़ा बहुत हम आइडिया बता देते हैं कि आप लोग बनाए होंगे। दो क्वेश्चन हमने दिया था। ठीक, अगर यहाँ हम लोग बात करते हैं कि इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। देखिए, ये जो तार आया है ना, ये तीनों बिंदु, ये दोनों बिंदु सेम ही तार से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई भी प्रतिरोध नहीं है। ये दोनों क्या हो, सेमी बिंदु ही बताए थे एक बार। इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं ये यहाँ से जुड़ा हुआ है और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसलिए कि इसका कोई मतलब नहीं बनता है। जब तार ही रहता है तो ये सब बिंदु क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर दोनों को एक ही बिंदु पर जोड़ सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट को यहाँ लेके आ गए, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब इसको अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ से तो धारा बट रहा है, यहाँ से ठीक है धारा बट रहा है, लेकिन ये दोनों में कोई भी धारा का बंटवारा नहीं हो रहा है, सेम धारा हो रहा है। मतलब ये क्या है, ये दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में है। सेम वैसे ही यहाँ का बात करेंगे तो यहाँ पर ये 8 दोनों क्या हो रहा है, आपस में मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से फिर 3 धाराओं का निर्माण हो रहा है, 3 धारा में बट रहा है, और फिर ये एक ही बिंदु पर क्या हो रहा है, इसका अंतिम बिंदु एक ही बिंदु पर जाके मिल रहा है। इसलिए ये तीनों के तीनों किस क्रम में जोड़ा जाएगा, तो ये तीनों के तीनों समांतर क्रम में हो जाएगा। ये समांतर क्रम में हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। जब ये दोनों श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तब इसके साथ ये क्या बन जाएगा, तब इसके साथ ये समांतर क्रम हो जाएगा। तब ये दोनों का फिर समांतर क्रम निकाल लेना है, और यहाँ पर जो ये तीनों का तुल्य आया होगा, अब ये दोनों का तुल्य, फिर ये इसका तुल्य जो आएगा वो फिर किस क्रम में हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। तो निकालिएगा लोग, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 2 ओम आना चाहिए। अब इसको ट्राई करना है, अगर इसके बाद भी नहीं आएगा तो हम फिर इसका अगले क्लास में इसका सोल्यूशन बता देंगे। ठीक, अगला का बता देते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, धारा बट रहा है। ठीक, धारा बट रहा है, लेकिन ये दोनों में कोई भी धारा नहीं बट रहा है। तो सबसे पहले इसको क्या करो, श्रेणी क्रम में जोड़ दो। ये दोनों को क्या करो, श्रेणी क्रम में जोड़ दो। जैसे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका एक प्रतिरोध यहाँ पर दिखाएंगे, जो इसके साथ फिर इसके साथ ये दोनों क्या होगा, समांतर क्रम हो जाएगा। तो ये दोनों समांतर क्रम में जोड़ देने के बाद इसका यहाँ पर एक प्रतिरोध पूरा आ जाएगा, और इस प्रतिरोध को इसके साथ किस क्रम में आ जाएगा, तो इसके साथ ये श्रेणी क्रम में फिर से आ जाएगा। और इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो 9/2 ओम आएगा, 9/2 ओम आएगा। इसको ट्राई करना है, और अब आई थिंक बन जाना चाहिए। इसके बाद भी नहीं बनेगा तो फिर एक बार बता देना है। इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, फिर से अगले क्लास में इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आगे जो हम लोग पढ़ना है, धात्विक चालक में विद्युत आवेश का संचरण कैसे होता है उसके बारे में डिस्कशन करना है, जिसमें हम लोग को सबसे पहले ये जो इसमें पढ़ना है, सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ना है क्या है, संवहन वेग के बारे में पढ़ना है। जो संवहन वेग का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रिप वेलोसिटी हम लोग कहते हैं। संवहन वेग को हम लोग ड्रिप वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन इसको पढ़ने के पहले, ये टर्म को पढ़ने के पहले, संवहन वेग या ड्रिप वेलोसिटी पढ़ने के पहले कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानने के लिए क्या करना है, संवहन वेग हेडिंग नहीं डालना है, सबसे पहले हेडिंग डालना है धात्विक चालक में विद्युत आवेश का संचरण, यही हेडिंग डालना है। धात्विक चालक में विद्युत आवेश का संचरण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर। इसको हेडिंग डाल लेने के बाद अब इसमें हम लोग कुछ पॉइंट वाइज कर करके हर एक टर्म के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग कौन सा टर्म समझेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ये टर्म हम पहले से भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करते आ रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होता क्या है। मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में पहले पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इस बात को याद रखना है, चालक पदार्थ में ही पाया जाता है। ठीक, जो चालक पदार्थ होता है, जो धात्विक पदार्थ होता है, उसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब ये कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से इसमें पाया जाता है। इसी इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, किसी भी तार में क्या होता है, किसी भी चालक के अंदर क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। किसी भी चालक तार के अंदर क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसी चालक के कारण ऐसा, यही चालक में क्या पाया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो क्या करता है, धारा प्रवाहित कराने में मदद करता है। तो ये चालक जो होता है किसका बना रहता है, धातु का बना रहता है, धातु पदार्थ का बना रहता है। तो धातु के गुण हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा इसका
डिटेल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर दे देते हैं कि धातु का गुण हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कोई भी धातु होता है, जैसे मान लीजिए सोडियम धातु है, सोडियम धातु है, तो सोडियम के धातु के कितना इलेक्ट्रॉन होता है? अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं हम लोग 1:2 2p6 3s1। अब इसका अंतिम कक्ष का अगर बात करेंगे तो अंतिम कक्ष में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है अंतिम कक्ष में। तो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए कोई भी पदार्थ क्या चाहता है कि उसका अष्टक पूरा रहे, इसलिए यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है। तो ये क्या पाया जाता है? ये इलेक्ट्रॉन जब तक इससे बाहर नहीं निकलेगा ये क्या होगा? अब देखो, जब ये नाभिक हो गया, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहता है, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। जो तीसरा सेल होता है, एक तो नाभिक से बहुत दूर हो जाता है, ये जो तीसरा सेल है, एक तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक से बहुत दूर हो जाता है। नाभिक के दूर होने के कारण नाभिकीय जो बल लगता है इस पर बहुत कम लगता है, जो नाभिकीय बल लगता है इस पर बहुत कम लगता है। तो ये ऐसे भी इस पर बहुत कम बल लगता है, इसीलिए किसी दूसरे कोई भी इसके आसपास दूसरा पदार्थ आता है अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर देता है? त्याग कर देता है। आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? त्याग कर देता है। इसलिए कि इस पर नाभिकीय बल भी क्या लगता है? बहुत कम लगता है। जब तक ये त्याग नहीं करता है तो ये पदार्थ के अंदर क्या रहता है? फ्री रहता है, ये इधर से उधर भागते रहता है, अपना नाभिक को छोड़कर कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा। मतलब ये अपने नाभिक को छोड़कर इधर उधर पदार्थ के अंदर क्या रहता है? घूमते रहता है। इसलिए कि इसका नाभिकीय बल इसमें क्या लगता है? कम लगता है। तो ये फ्री रहता है और इस कारण से ये पदार्थ के अंदर कहीं ना कहीं क्या करते रहता है? घूमते रहता है। अब यही इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? इस चालक के अंदर इसी इलेक्ट्रॉन को, इस धातु के अंदर इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात समझ में आया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन? तो ये चालक के अंदर ही होता है। चालक के अंदर जो धातुई पदार्थ होता है उसी के अंदर होता है, अधातु के अंदर नहीं होता है। इसीलिए अधातु में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है और सिर्फ धातु में ही विद्युत धारा प्रवाहित देखने को हम लोग को मिलता है। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो छोटा सा डॉट करके हेडिंग डालना है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखना शुरू कर देना जो बोल रहे हैं। प्रत्येक धातु के परमाणु के बाहरी कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन प्रत्येक धातु के परमाणु में बाहरी कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन प्रत्येक धातु के परमाणु में बाहरी कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से दूर होते हैं, जिसके कारण नाभिक का आकर्षण उस इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम होता है, जिसके कारण नाभिक के आकर्षण उस इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम होता है, जिससे वह इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष को छोड़कर उस धातु के अंदर स्वतंत्र रूप से गति करते रहता है। उस धातु के अंदर स्वतंत्र रूप से गति करते रहता है। उसी इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसी इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक और चीज यहाँ पर डायग्राम समझते हैं। मान लो कि ये चालक पदार्थ है, तो चालक पदार्थ के अंदर जितना भी आवेश होता है उसका कोई एक निश्चित दिशा नहीं होता है। कोई इधर गति करेगा, कोई इधर गति करेगा। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना, इधर से उधर गति करते रहता है। लेकिन जब मान ले कि यहाँ पर एक बैटरी है,
और इस बैटरी से इसको जोड़ दे। इस बैटरी से एक तरफ से प्लस वाला से जोड़ दे और एक तरफ से माइनस वाला को जोड़ दे। तब इसके बीच का विभवांतर में अंतर आ जाएगा। इसके बीच के विभवांतर में क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, जिसके कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जिसके कारण क्या होगा? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण अगर मान लो कि यहाँ से प्लस है और यहाँ पे माइनस है, हम लोग जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र का दिशा होता है प्लस से माइनस की ओर होता है। जो प्लस होता है तब प्लस से माइनस की ओर होता है कि माइनस से प्लस की ओर होता है? याद कर लेते हैं। एक आवेश रहता है तो एक निगेटिव अगर आवेश रहेगा तो माइनस की ओर रहेगा, आप पॉजिटिव आवेश रहेगा तो बाहर की ओर निकलता है। तो ठीक है, प्लस से माइनस की ओर होता है। अब जैसे ही एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इस विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जो निगेटिव वाला आवेश रहेगा, हम लोग पढ़े थे कि कोई अगर विद्युत क्षेत्र एक उत्पन्न होता है, किसी चालक के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इस पर कोई भी अगर निगेटिव आवेश रखते हैं, यहाँ पर निगेटिव आवेश रखते हैं तो इस पर एक बल लगने लगता है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का क्या होता है? विपरीत होता है। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा का क्या होता है? विपरीत होता है। ठीक, तो जो माइनस वाला आवेश रहेगा एक बल लगने लगेगा सबके ऊपर इसके विपरीत दिशा में। इसलिए सारा इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेगा? माइनस से प्लस की ओर, मतलब इधर माइनस है तो इधर प्लस की ओर गति करना शुरू कर देगा। सारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? प्लस की ओर गति करना शुरू कर देगा। तो ये सब इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर एक ही दिशा में क्या होने लगेगा? सबके सब गति करना शुरू कर देगा। तो पहले बताया जाता है जब इधर से उधर गति करता था, नेट त्वरण जो होता है, पूरा का जो नेट त्वरण निकालते हैं उसका मान क्या होता है? शून्य होता है। लेकिन यहाँ पर जो अब त्वरित होना शुरू हो गया, सब एक ही दिशा में गति करना शुरू कर दिया, जिसके कारण इसमें कुछ त्वरण भी क्या हो जाता है? उत्पन्न होता है। चलिए, तो अब हेडिंग डालना है संवहन वेग। अब हेडिंग डालना है संवहन वेग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस डायग्राम को बनाना है और साथ में जो हम यहाँ पर बैटरी जोड़ के दिखाए हैं इसको बैटरी जोड़ के दिखा लेना है। इस डायग्राम को बनाना है और इसमें जो हम बैटरी जोड़ के दिखाए हैं इसको बैटरी जोड़ के दिखा लेना है। अब देखो, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन लिख लेना है। क्या लिखा हुआ है? जब भी विद्युत क्षेत्र उसमें उत्पन्न होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगना शुरू हो जाएगा जो विपरीत दिशा में लगेगा। और हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं जो F बराबर होता है Q इंटू ई होता है। F बराबर जो हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि Q इंटू क्या होता है? ई होता है। अगर विद्युत क्षेत्र ई में कोई आवेश Q को रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल जो होता है F बराबर Q इंटू ई होता है। तो यहाँ से जो निकल के आएगा तो F बराबर कितना हो जाएगा? माइनस, इसलिए आवेश जो है क्या है? ऋणात्मक है, बल अपोजिट दिशा में लग रहा था, माइनस ई इंटू ई हो जाएगा। ये स्मॉल ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश और ई जो है विद्युत क्षेत्र है, ये हम लोग पहले जानते हैं। अब अगर न्यूटन के द्वितीय नियम देखते हैं तो अगर जो उसमें इलेक्ट्रॉन है अगर वो त्वरित है, न्यूटन का द्वितीय नियम देखते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और त्वरित है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और त्वरित है, तब न्यूटन के द्वितीय गति नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं? सबसे पहला जो काम करना है उतना लिखने के बाद हम लोग ये जान चुके कि यहाँ पर F बराबर जो होगा, F बराबर क्या निकल के आएगा? E इंटू ई आएगा। ई जो है कैपिटल ई है, विद्युत क्षेत्र है, सदिश रूप में लिखना चाहते हैं सदिश रूप में लिख सकते हैं। माइनस आवेश दर्शा रहा है किस लिए? विपरीत दिशा में। और इलेक्ट्रॉन के द्वितीय नियम से हम लोग जानते हैं F का मान क्या होता है? द्वितीय नियम से m इंटू ए होता है, m इंटू ए होता है बराबर माइनस ई इंटू ए होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन के द्वितीय नियम से हम लोग एम ई इसको लिखा रहे हैं इसलिए कि ई दर्शा रहा है किसका द्रव्यमान? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ई दर्शा रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ए बराबर जो निकल के आएगा माइनस ई
बटे एम ई आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से ए है त्वरण, और त्वरण का मान अगर मान लो इनिशियली जो आवेश था, हम लोग पहले से जानते हैं, अगर तो त्वरित पदार्थ होता है, अगर इनिशियली आवेश 0 होता है और फाइनल वेग भी होगा तो डीबी बटे क्या होगा, समय हो जाता है। समय अंतराल को यहाँ पर टाउ से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं। तो जो ए का मान होगा, अगर ए का मान होगा तो डीबी बटे टाउ हो जाएगा, डीबी बटे टाउ हो जाएगा। तो ए बराबर डीबी बटे क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा, बराबर माइनस ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम ई। हमको ड्रिप वेलोसिटी निकालना है, यहाँ विधि दर्शा है ड्रिप वेलोसिटी को, तो माइनस ई बटे यहाँ पर आ जाएगा टाउ, टाउ को ऐसे लिख लेते हैं, माइनस ई टाउ ई बटे एम ई। ये सदिश रूप में हो गया। बिना सदिश के रूप का लिखना चाहते हैं, डीवी का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, माइनस ई टाउ ई बटे एम ए। यहाँ से ये डीवी का फॉर्मूला हो गया। अगर कोई टर्म के बारे में नहीं पता है तो सारा नीचे टर्म के बारे में लिखेंगे। ई जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखना है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र, कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र, टाउ टाउ समय अंतराल, क्या है ये, समय अंतराल, टाउ समय अंतराल। एम ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और वी डी क्या है, तो संवहन वेग, वी डी क्या है, संवहन वेग। इलेक्ट्रॉन का संवहन वेग भी लिख सकते हैं, वी डी क्या है, संवहन वेग, वी डी है संवहन वेग। हाँ, अगर परिमाण का बात करेंगे तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, एक और चीज़ हम छोड़ रहे थे। अगर परिमाण का बात करेंगे तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर परिमाण का सिर्फ बात करेंगे, यहाँ माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। जब सदिश रूप में होगा तब जाके इसमें माइनस साइन लगाने की जरूरत है। वी डी बराबर आगे ई टाउ ई बटे एम ई टाउ ई बटे एम ई। आगे हम लोग चर्चा करेंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व के बारे में समझेंगे, धारा घनत्व क्या होता है। देखो, धारा के बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग धारा कहते हैं। घनत्व का मतलब क्या है कि उसमें कितना मात्रा में फ्लो कर रहा है, कितना मात्रा में फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। कितना मात्रा में फ्लो कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो अगला हेडिंग डालना है धारा घनत्व, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, करेंट डेंसिटी। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, करेंट डेंसिटी। इसमें कुछ पहले मान लेते हैं, मानने वाला जो चीज है लिखते चलते हैं। माना कि एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल है, एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल है। तो उनके सिरों के बीच में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई है, तो उनके सिरों के बीच में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई है। जिसमें संवहन वेग dv है, संवहन वेग vd है। संवहन वेग को हम लोग vd से दिखाते, संवहन वेग vd है।
कोमा दे दे के लिखना है। एक सिरे से दूसरे सिरों तक जाने में लगने वाला समय डेल टी है। एक सिरों से दूसरे सिरों तक इलेक्ट्रॉन को जाने में लगने वाला समय डेल टी है। अब लिख लेना है एकांक प्रति एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या n है। प्रति एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या n है। और प्रत्येक वाहक पर आवेश q हो। प्रत्येक वाहक पर आवेश स्मॉल q हो। प्रत्येक वाहक पर आवेश स्मॉल q है। ये डायग्राम परफेक्ट है, बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि यही है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यह है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण ये दोनों सिरों के बीच में ऑब्वियस एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन पे या कोई आवेश वाहक अभी हम लोग क्यू मान रहे हैं। अभी इलेक्ट्रॉन नहीं मान रहे हैं, बाद में इसको इलेक्ट्रॉन से दर्शाएंगे। अभी आवेश वाहक इसमें क्यू मान रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो लंबाई में आवेश वाहक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के लंबाई में जो आवेश वाहक है उसका संख्या कितना है, इसमें आवेशों की संख्या कितना है। तो एकांक लंबाई में आवेशों की संख्या, एकांक आयतन में है इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, जो आवेश वाहक है उसकी संख्या कितना है, स्मॉल n है। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे इसमें कुल आवेश का मान कितना है। अब देखो इसमें बहुत सारे आवेश, अभी हम इलेक्ट्रॉन नहीं मान रहे, सबको क्या आवेश वाहक जो Q है, इसमें बहुत सारे आवेश है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आवेश है। तो सबसे पहले हम लोग आयतन निकालते हैं, इसलिए कि जो आवेशों की संख्या यहाँ पे n दिया हुआ है, ये सिर्फ एक आयतन में दिया हुआ है। कितना आयतन में, एक आयतन में। ये पूरा का आयतन में आवेश कितना होगा वो हम लोग को बताना है कि एक आयतन में आवेशों की संख्या n दिया हुआ है, तो पूरे के आयतन में आवेशों की संख्या क्या होगा वो बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले कि इसमें पूरा आयतन कितना है वो आयतन निकालते हैं। अगर एक आयतन में आवेशों की संख्या q है, अब यहाँ पर बता रहे एकांक आयतन में, एकांक में आवेशों की संख्या कितना n है, तो पूरे आयतन में पहले कितना होगा वो निकालते हैं, तब उसको आवेश से क्या कर दें, गुना कर दें। बात को समझना है कि सबसे पहले हम यहाँ पर इसका आयतन निकालते हैं। तो इसके लिए ये कैसा आकृति होता है, बेलनाकार आकृति होता है। तो इसके लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई पता होना चाहिए और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। इसलिए जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू लंबाई से गुना कर देता है, तो क्या निकलता है, बेलन का आयतन निकलता है। ठीक। तो अब अगर यहाँ बात करेंगे लंबाई का, तो देखो यहाँ से इसमें जो आवेश है गति कर रहा है किस वेग से, dv वेग से। अब दूरी बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। क्या होता है, चाल गुने समय होता है। तो अगर यहाँ पर चाल का बात करेंगे, यहाँ पर अगर चाल का बात करेंगे तो चाल यहाँ पर कितना है, dv है, और समय क्या लिए है, डेल टी लिए है। तो यही दूरी हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का। और दूरी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से गुना करते हैं तो क्या निकलता है, आयतन निकलता है। और क्या निकलता है, आयतन निकलता है। तो यहाँ से डायग्राम बना लेना है। डायग्राम बनाने के बाद डेरिवेशन जो स्टार्ट होगा, यहाँ से हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर लंबाई का बात करते हैं, तो अगर लंबाई को L मान लेते हैं तो लंबाई क्या होता है, चाल गुने समय था, dv इंटू डेल टी हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग को लंबाई। अगर हम लोग आयतन का बात करेंगे तो टोटल आयतन को हम लोग v से यहाँ पर दर्शा रहे हैं। v मतलब यहाँ पर लिख भी देते हैं शॉर्ट में आयतन। तो आयतन का अगर बात करेंगे तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई होता है। तो क्षेत्रफल
अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ए ही है और लंबाई का भाग करेंगे डेल बी इंटू डेल टी। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चूंकि वन आयतन में इलेक्ट्रॉन कितना है, n है। वन आयतन में इलेक्ट्रॉन कितना, n है। इसलिए अगर इतना आयतन का बात कर रहे हैं, इसलिए इतना आयतन में इलेक्ट्रॉन अभी मत लिखते, आवेश लिखते हैं। ठीक, हम लोग यहाँ पे जनरल चीज लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे आवेश लिखते हैं। हमें आवेश की संख्या कितना है, n है। तो इतना आयतन में आवेश की संख्या कितना हो जाएगा, n a क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, चूंकि इसलिए हम लोग जानते हैं। तो ये इतना आवेशों की संख्या कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब एक पर आवेश कितना q है, तो कुल आवेश का मान जो होगा, उसको हम q से दिखा देते हैं। तो ये डेल q जो आवेश का अंतर होगा, तो इसका मान जो निकल के आएगा, इसमें q से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो कुल आवेश का अगर निकालना है तो एक पर q आवेश है, तो इतना पर आवेश कितना हो जाएगा, इसमें q से क्या कर दो, गुना कर दो। तो ये q का मान आ गया। इसका डेल q से भी दिखा सकते हैं, आवेश फ्लो हो रहा है तो इसके अंतर को दर्शा सकते हैं। ठीक, अगर बात करेंगे I का, तो I का हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं। I का फार्मूला क्या होता है, डेल q बाई डेल टी, डेल q बाई डेल टी। अगर यहाँ पर डेल q का मान रखते हैं, तो एन ए डी वी इंटू डेल टी क्यू बटे डेल टी, और यहाँ से डेल टी क्या हो गया, कट गया। तो आई का जो मान यहाँ पे आएगा, आई का मान कितना आ जाएगा, एन ए डी वी इंटू क्यू। तो ये आई का मान आ गया। यहाँ पर डी वी है, इसको नहीं समझ लेना है वी डी। ठीक, ये टी अलग नहीं है, इसके नीचे में लिखा हुआ है, मतलब ये दर्शा रहा है ड्रिप वेलोसिटी को टी यहाँ पे दर्शा रहे हैं। देखो अब जो जे का बात करते हैं, तो जो जे होता है ना, वो जे क्या होता है उसको समझना है। तो जो जे होता है वो एक क्या बताया है, घनत्व का फार्मूला जैसे होता है। तो घनत्व का फार्मूला का मतलब होता है जिसका घनत्व निकालते हैं, धारा घनत्व निकालते हैं, धारा अब बटे ये धारा किससे पार हो रहा है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से पार हो रहा है। तो धारा किससे पार हो रहा है, तो अनुप्रस्थ काट से, तो उसके धारा में किससे डिवाइड हो जाएगा, क्षेत्रफल से डिवाइड हो जाएगा। तो जो जे का मान आएगा, तो घनत्व का जो फार्मूला होता है, यहाँ से जो जे का मान आएगा वो कितना निकल के आएगा, तो जे बराबर आई का मान यहाँ रख देते हैं एन ए डी वी क्यू बाई ए। ये ए से ए कट जाएगा, तो जे का जो मान निकल के आया कितना, एन क्यू इंटू डी वी। तो ये एक फार्मूला आया जे का। इसको चाहते हो तो सदिश रूप में भी लिख सकते हो। सदिश रूप में अगर लिखते हैं तो जे का जो फार्मूला यहाँ से निकल के आएगा, जे वेक्टर बराबर एन क्यू इंटू वी के ऊपर क्या आ जाएगा, सदिश आ जाएगा। ठीक, ये जे का मान आ गया, जिसको हम लोग धारा घनत्व हम लोग कह रहे हैं। धारा घनत्व को हम लोग जे से यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो ये एक तो जे का फॉर्मूला आ गया। इसको और कुछ दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही डीवी का मान देखे थे, वीडी का। यहाँ पे हम लोग वीडी का मान निकाले थे। वीडी का मान क्या निकाले थे, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो ई टाउ ई बटे एम में निकाले थे। ठीक, इसको इस रूप में भी चेंज कर सकते हैं, और सदिश रूप में लिखे तो हम लोग इस रूप में चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं, तो ये Q की जगह क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। तो अगर Q की जगह आवेश आ जाएगा, तो आवेश का मान अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो आवेश का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक, आवेश का जो मान होता है ऋणात्मक होता है, इसलिए कि जब इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो जो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है।
तो अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं n माइनस ई इंटू डी वी, तो J माइनस एन ई इंटू डी वी। अगर डी वी का फार्मूला याद करते हैं हम लोग, डी वी का फार्मूला अभी हम लोग निकाले थे, डी वी का फार्मूला हम लोग यहाँ पे निकाले थे अभी कि डी वी का फार्मूला क्या होता है। तो सदिश रूप में अगर देखते हैं माइनस ई टाउ ई बटे एम ई, माइनस ई टाउ ई बटे एम ई, माइनस ई टाउ ई बटे एम ई, तो गुने माइनस ई टाउ ई बटे एम ए। यहाँ से जे का मान अगर विद्युत क्षेत्र के टर्म में पूछेगा, एक तो यहाँ पर जे का मान हो गया ड्रिप वेलोसिटी के टर्म में, संवहन वेग के पद में। अगर इसके पद में पूछेगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ बटे एम ई इंटू ई सदिश। तो ये हो गया किस रूप में, तो ये आ गया हम लोग विद्युत क्षेत्र के रूप में, और ये आ गया हम लोग किस रूप में, तो एन ई डी वी के रूप में आ गया। तो यहाँ से इसका 3 फार्मूला याद रखना है। एक हो गया ये, दूसरा हो गया अगर आवेश के रूप में पूछ देगा तो आवेश के रूप में जे का मान डी वी के रूप में, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ देगा तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए, और किसी भी आवेश के लिए पूछेगा तो ये हो गया, और विद्युत क्षेत्र के रूप में पूछेगा तो यहाँ से ये फार्मूला निकल के आया। और आई ए और इसमें जे में संबंध पूछेगा तो जे बराबर कितना होता है आई बटे। तो ये तीनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा ये, इसको तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखना जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन के लिए इतना होता है, किसी भी आवेश के लिए इतना होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछेगा तो इस क्यू की जगह क्या रख देंगे, माइनस ई रख देंगे। और विद्युत क्षेत्र के रूप में पूछेगा तो ये तीसरा फार्मूला निकल के यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के रूप में आ गया। तो यहाँ से ये धारा घनत्व का मान आ गया। तो ये कभी भी डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछता है, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र के रूप में फार्मूला पूछ देता है, या ड्रिप वेलोसिटी के रूप में इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ देगा, या किसी भी आवेश के लिए पूछेगा तो फिर ये हो जाएगा। और ये आई जे में संबंध पूछ देगा तो जे बराबर कितना निकल के आता है आई बटे ए। और इस बात को ध्यान में रखना है कि आई सदिश था, आई जो होता है तो आई का कोई दिशा नहीं होता है, आई का दिशा होता है, लेकिन ये क्या बोलते हैं सदिश नियम को पालन नहीं करता है। इसलिए जो धारा होता है, विद्युत धारा होता है, वो क्या होता है सदिश राशि नहीं होता है, लेकिन जो धारा घनत्व होता है वो सदिश राशि होता है। जो धारा घनत्व होता है वो क्या होता है सदिश राशि होता है। इस बात को ध्यान देना है, जो धारा घनत्व होता है वो सदिश राशि होता है। बाकी और कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा पॉइंट जानने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होता है जो कि इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी दिया हुआ है, लेकिन 1-2 पॉइंट और याद रखने वाला बात है कि 2 पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लेना है कि धारा घनत्व सदिश राशि होता है। 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 और एक और पॉइंट लिख लेना है, धारा घनत्व का मात्रक। धारा घनत्व का मात्रक। धारा घनत्व का मात्रक। धारा घनत्व का मात्रक लिखने के बाद 1-2 पॉइंट लिख लो। जे बराबर अभी हम लोग पढ़े आई बटे कितना क्षेत्रफल। तो अगर इसका मात्रक का बात करेंगे, जे का मात्रक, तो आई का मात्रक क्या होता है एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मात्रक कितना निकल के आएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मात्रक अगर बात करेंगे तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, गतिशीलता किसको कहते हैं। गतिशीलता किसी पदार्थ के चलकता उसमें विद्यमान गतिशील आवेश वाहकों के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक है तो आयनिक गैसों में इलेक्ट्रॉन और धन आवेश युक्त आयन का आवेश वाहक होते हैं। अब देखो गतिशीलता का मतलब ही है कि उसके अंदर उसमें गति करने की जो कैपेसिटी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं गतिशीलता कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। एकांक परिमाण में विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न संवहन वेग की गतिशीलता कहा जाता है, जिसे हम लोग संकेत में म्यू से दिखाते हैं।
म्यू का जो फार्मूला होता है यहाँ से यहाँ तक लिख लेने के बाद म्यू का फार्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका फार्मूला पूछा जाता है गतिशीलता का। डीवी बटे क्या होता है, ई होता है। डीवी बटे क्या होता है, ई होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, इसका फार्मूला लिख लेना है। बाकी इसमें और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। ये गतिशीलता का फार्मूला होता है। तो हम लोगों ने आज 2-3 पॉइंट समझे। संवहन वेग क्या होता है, संवहन वेग का डिफिनेशन वगैरह या फार्मूला वगैरह बहुत बार देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है, दूसरा हम लोग पॉइंट देखें धारा घनत्व, और तीसरा हम लोग पॉइंट देखें गतिशीलता। और यहाँ हम लोग 3 टॉपिक के बारे में जाने। फिर अगले क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक के बारे में समझेंगे। आगे का टॉपिक है विद्युत वाहक बल। ठीक, विद्युत वाहक बल के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही ध्यान देते हैं।